हे गाइस, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग फिर से आज आ चुके हैं क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के पार्ट 3 में, जहां हम लोग डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स मेजर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके में डिप्लेशन जो आई है उसके मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें मेजर 10 फैक्टर्स हमारे बुक में दिए हुए हैं। उसमें से पहले 5 फैक्टर्स इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं और अगले स्लाइड में। जो हमारा ये टॉपिक है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो ये हमारा फैक्टर्स है, यहाँ पे मेनली 10 फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो उसमें से इस स्लाइड में हम लोग 5 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और अगले स्लाइड में बचे हुए 5 फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो 5 फैक्टर्स हैं पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। तो वो पहला है डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जो दूसरा है वो है एग्रीकल्चर। थर्ड है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं लिख लेता हूँ इसे। उसके बाद चौथा है वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें मेनली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आते हैं। और जो पांचवा है वो है माइनिंग। जो ये 5 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो इन सबको हम लोग अभी समझ लेते हैं क्या है। डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो जब कॉलोनीज यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उस टाइम में वो लोग रेलवे का एक्सपेंशन करना चाहते थे। ये लोग रेलवेज का एक्सपेंशन करना चाहते थे। उसके लिए मेनली लोगों को वुड चाहिए थी, पटरियों पे लकड़ी बिछाई जाती थी। उसके लिए इन लोगों को फॉरेस्ट वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस कारण से बहुत ज़्यादा जंगल उस समय काटे गए थे। वुड का जो नीड है उसे सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे जंगल को उस टाइम काटा गया था। इसीलिए कॉलोनियल पीरियड के टाइम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिप्लेशन हुआ था उस टाइम, और उस कारण से फ्लोरा एंड फौना में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। उसके बाद जो सेकेंड है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीन को क्लियर किया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी उसके कारण हमें खेती करने के लिए ज़मीन की जो आवश्यकता थी वो भी बढ़ी। तो उसको खेती करने के लिए पहले वहाँ से जो ट्रीज थे उसे काट दिया जाता था और उसके बाद उस लैंड को क्लियर करके वहाँ पे खेती की जाती थी। तो जो एग्रीकल्चर है वो भी एक मेन रीज़न है फॉरेस्ट का जो काटने का, जो डिफॉरेस्टेशन का जो मेन रीज़न है वो एग्रीकल्चर भी है। थर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम लोग झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे अगर कोई फॉरेस्ट का एक प्लॉट है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, तो ये जो प्लॉट है फॉरेस्ट का, तो इस प्लॉट में जैसे कि अगर ये सारे ट्रीज हैं तो पहले यहाँ से इन सारे ट्रीज को काट दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आग लगा दी जाती है, ठीक है। आग लगा दी जाएगी जिस कारण से ये सारे ट्रीज वहाँ पे जल जाएंगे, और जलने के कारण जो ऐश बनता है वो एक कह सकते हैं फर्टिलाइजर की तरह वर्क करेगा और लैंड फर्टाइल भी रहती है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे खेती कर ली जाती है तो इसे फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि खेती करने के बाद इसका जो सारा फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है। मैन्योर का यूज़, फर्टिलाइजर का यूज़ लोग करते नहीं थे पुराने ज़माने में। तो यहाँ पे जब इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इस लैंड को छोड़ के अब दूसरे लैंड के पर वो लोग चले जाते थे, और वहाँ पे फिर अपना पेड़ों को काट कर जलाकर फिर वहाँ पे खेती करते थे। फिर यहाँ का खत्म हो गया, दूसरे लैंड पे चले गए। इस कारण से बहुत सारे पेड़ को काटा गया था उस समय शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए। ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उधर के बेल्ट, ये लोग ट्राइब्स जो लोग थे वही इसे ज़्यादातर फॉलो करते थे। डिफॉरेस्टेशन में मेन रीज़न ये भी था एक। फोर्थ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे डैम्स हो गए, इसमें मेनली बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डैम्स हैं, तो डैम्स अगर बनाए जाएंगे तो जो रिवर के साइड का फॉरेस्ट एरिया है, या रिवर के साइड जनरली फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं, तो उन्हें पहले काट दिया जाएगा। वहाँ पे डैम्स बनाना है तो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को क्लीन किया जाता है वाटर के फ्लो के लिए और डैम्स बनाने के लिए। इसलिए उस कारण से भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता है। और जो फोर्थ है वो है माइनिंग, यानी कि अगर सोचिए कि अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे पता चल जाए मान लीजिए गवर्नमेंट को कि वहाँ पे कोल है, पेट्रोलियम है,
तो गवर्नमेंट वहाँ पे माइनिंग करवाएगी नहीं करवाएगी, करवाएगी माइनिंग। और जब माइनिंग करवाएगी तो उस कारण से वहाँ का जो फॉरेस्ट है उससे पहले वहाँ से डिफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी सारे ट्रीज़ को हटाना होगा। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना जो है उसे ख़त्म करना होगा, उसी के बाद वहाँ पे माइनिंग हो सकती है। तो इस कारण से भी जो फॉरेस्ट है उसमें डिप्रेशन आती है, यानी कि उनके जो डिफॉरेस्टेशन के कारण उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इससे फौना को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर फ्लोरा नहीं रहेगा तो फौना जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो फौना है वो फ्लोरा पे डिपेंडेंट रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण इन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिस कारण से इनमें डिप्रेशन आती है, डिक्लाइन, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करती है। तो जो 5 अदर फैक्टर्स हैं उसे हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। सो जो हमारे अदर मेन 5 फैक्टर्स हैं उसमें से पहला है ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन, दूसरा है इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, थर्ड है डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ है सोशल फैक्टर्स एंड फिफ्थ है ओवर पॉपुलेशन। सो जो पहला है ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन, तो ग्रेजिंग जैसे कि अगर कोई न्यू प्लांट है वो अभी अभी फॉरेस्ट में उगा हुआ है, छोटा सा है, और उसको अगर कोई एनिमल है, यानी कि ग्रेजिंग यानी कैटल्स हैं, और ग्रेजिंग टाइम उसे अगर काट देती हूँ ऊपर से तो वो ख़राब हो जाता है पेड़, और वो बड़ा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है उस कारण से भी। और फायरवुड कलेक्शन यानी कि अगर ट्राइब्स को देखें या गांव के लोगों को देखें तो वहाँ पे वो लोग आग के लिए जंगल की जो लकड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं मेनली। तो वो लोग पेड़ को काट कर उससे जो आग जलाते हैं तो उससे भी जो पेड़ हैं वो कटते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का एक कारण बन जाता है। इससे ज़्यादा डिप्रेशन इन दोनों से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे एक कारण समझा जाता है डिप्रेशन के लिए। जो सेकंड है वो इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमी इंक्रीज़ करनी है तो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं ज़्यादातर, जैसे कि रबर है, मेडिसिन है, वुड है, फ्यूल है, उसके बाद डाइज हैं, ये सब वो लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, जिस कारण से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करने के कारण फॉरेस्ट में डिप्रेशन होता है, डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी है उसमें उसके जो मेन डिक्लाइन के रीजन्स हैं, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उस कारण से भी फॉरेस्ट डिक्लाइन होता है, फ्लोरा एंड फौना में डिक्लेशन आता है। और जो फोर्थ है वो है सोशल फैक्टर, तो इसमें अनइक्वल एक्सेस और उसके बाद इनइक्वल कंजप्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं, और डिफरेंट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए मेजर कॉज करती हैं। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने के कारण, अगर किसी कंट्री का ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी यूजेस भी ज़्यादा हैं, तो और एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए। तो अगर जैसे कि सारे जो रीजन्स हैं वो मेनली ओवर पॉपुलेशन पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फ्यूल की यूज़ ज़्यादा है, फोडर की यूज़ ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड की यूज़ ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी की यूज़ ज़्यादा है। तो सारी चीज़ों की यूज़ ज़्यादा हो जाने के कारण, यानी कि ओवर पॉपुलेशन हो जाने के कारण भी फॉरेस्ट में डिक्लेशन होता है। तो जो ये 10 फैक्टर्स हैं ये हम लोगों ने यहाँ तक अभी डिस्कस कर लिया है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग आगे चीज़ों को चेक करेंगे। और अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का लाइक एम हम लोग 100 लाइक्स का रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ हमेशा ही यूजफुल होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।